तो बच्चों, आज हमारे इस क्लास के सेशन में हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। सवाल ये उठता है कि नॉमेनक्लेचर हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ये वीडियो मेरी क्लास 11th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन क्लास 11th में भी आता है और नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन क्लास 12th में भी आता है। तो मैं इस वीडियो से क्लास 11th और 12th दोनों के कंटेंट लूंगा और साथ ही ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आप नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, भले आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी क्लास में शुरू ना हो रही हो, लेकिन ये चैप्टर आप कभी भी पढ़ सकते हो जब आपका मन करे तब। नॉमेनक्लेचर आपको जानना ही चाहिए, हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्लास 10th में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में हम विस्तार से क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब ऐसा होगा तब हमें क्या करना है, उस केस में हमें क्या करना है, हम यहां पर देखेंगे। लेकिन इस नॉमेनक्लेचर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना जरूरी है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। साथ ही हमें कुछ और भी चीजों की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि कभी कभी आता है कि एल्किल क्या है, एल्किल ग्रुप्स क्या है। एल्किल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी कहा जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं एल्किल ग्रुप्स, या जिनको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स भी कहा जाता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो एल्किल ग्रुप होते क्या हैं, जब कभी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए, एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो जो कुछ भी बचता है वो एल्किल ग्रुप ही बचता है। कैसे? जैसे कि अगर CH4 से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो बचेगा CH3, लेकिन ये CH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बॉन्ड दिख रहा है आपको स्क्रीन पर जो CH3 के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम, अगर इसका नाम मिथेन है तो इसका नाम मिथिल हो जाएगा, यानी मिथेन से मिथिल बनेगा। इथेन से, अगर इथेन से वो बना है तो वो इथिल बनेगा, यानी अगर कहीं पे C2H5 दिख जाए तो C2H5 तो अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन चूंकि इससे एक हाइड्रोजन कम हो गया है तो ये इथेन नहीं रह गया, ये इथिल हो गया। इसी तरह से कहीं पे C3H7 दिख जाए, C3H8 से बना हुआ C3H7 दिख जाए तो वो आपका प्रोपिल हो जाएगा। तो अभी आपने देखा कि मिथिल होता है, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एंड सो ऑन, इस तरह से ये चीजें होती हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है, मैं फिर से बात बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का एग्जिस्टेंस अकेले नहीं होता है, या किसी ना किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। साथ ही अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, एक नए चीज की, कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। चूंकि हम नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी जानेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप 10th में भी आप पढ़ चुके हो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे पढ़ सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगने वाले वो ग्रुप होते हैं जिससे पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक निर्धारित होती है। जिस चीज से पूरे कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक निर्धारित होती है, अगर हम उसको ग्रुप में रख दें तो इसीलिए उसको फंक्शनल ग्रुप कहा गया है। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ group of atoms which decides chemical and physical property of that particular compound। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ what? It is a group of special set of या unique set of atoms which decides entire characteristic
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप ये समझिए, आप कहोगे सर जैसे आपको ये पता है, जो आप पढ़ चुके हो कि कहीं पे भी ऐसे लिखा है CH3, फिर लिखा है CH2 और कहीं पे भी OH लग गया तो आप कहते हो ये एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। OH लग गया तो एल्कोहलिक ग्रुप है। अगर एल्कोहलिक ग्रुप है, अगर OH लगने के बाद एल्कोहलिक ग्रुप है, इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है ये पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है, यानी कि ये एल्कोहल का टेस्ट भी देगा, कहीं पे और भी यूज कराए, कहीं पे भी हम और भी जो भी टेस्ट करना चाहे अल्कोहल से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज, उसको ये सेटिस्फाई कराएगा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्कोहल ग्रुप लग गया। हाँ, चूंकि आप ये जानते हो, क्लास 10 में पढ़े हुए हो कि ये 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का है तो इथ हो गया, इथेन हो गया, और इथेन से एक हाइड्रोजन हट करके और OH लग गया, तो जब कभी भी OH लगता है तो इसके सफिक्स में ऑल लगता है, तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। ये हम पढ़ेंगे लेकिन आप ये जानते हो, इसलिए मैंने लिखना उचित समझा। इसी तरह से आप जानते हो कि कभी भी CH3, CH2 इस तरह से लिखा हो और किनारे कोई भी हेलोजन लगा हो, तो इस तरह के कंपाउंड को ये एल्कोहलिक जैसे आपका हो गया, एल्कोहल ग्रुप हो गया, एल्कोहल है, उसी तरह से ये जो ऊपर का कंपाउंड है ये हेलो एल्केन हो गया, ये हेलो एल्केन हो गया। और हेलो एल्केन जो होता है वो इसके टर्मिनल में या कहीं पे भी कि किसी एक कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे ये जुड़े होते हैं, तो हेलो एल्केन हो गया। और इसका नाम होता है क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्लोरोप्रोपेन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन पे लग करके और एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेते हैं और पूरे मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को गवर्न करते हैं, पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे एक एक करके, तो हम एक एक करके आइए एक एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं। अभी अभी आपने कहा कि कहीं एल्कोहल को आप पहचानोगे तो कैसे पहचानोगे, जब कहीं पे भी OH लगा हो, तो ये एल्कोहल हो गया साहब। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे, एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका है कि कहीं पे CHO लगा हो, अगर कहीं पे भी CHO लगा हो इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। और CHO लगा हो ऐसे भी दिख सकता है, ये CHO ऐसे भी दिख सकता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये CHO इस तरह से भी दिख सकता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, और ये उस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे भी दिख सकता है। ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए आप, इसका एक एग्जांपल देख लीजिए CH3CHO, यानी कि ये जो CHO ग्रुप था, ये जो मैंने बॉन्ड बनाया था, ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम जो हो गया, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें सफिक्स लगता है, मैं बात करूंगा आपसे, सफिक्स लगता है अल, अभी बाद में बात करूंगा। तो इसका नाम वैसे इथेनल लिखा जाता है, 2 कार्बन की वजह से इथेन, और लास्ट में एक अल लग गया तो इथेनल। लेकिन मैं यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं केवल फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ कि एल्कोहल होगा तो OH लगेगा, एल्डिहाइड होगा तो ऐसा लगेगा, या इसको ऐसा भी कोई लिख के दिखा सकता है, यानी कि इस CH3 को कोई ऐसा CH3 ऐसे करके C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये और ये दोनों सेम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन के पड़ोस में 4 बॉन्ड होते हैं, हमेशा इसके पड़ोस में 4 बॉन्ड होंगे, तो आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, ये किस तरह से। इसी के साथ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कीटोन में कि कीटोन क्या है सर, कीटोन क्या होता है। कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम दिखाते हैं इस तरह से, कार्बन सिंगल बॉन्ड O, इसका मतलब क्या है, इस कार्बन से इधर भी और इधर भी कार्बन जुड़े हुए हैं, और इस ग्रुप को हम, ये जो ग्रुप आपको दिखा था अभी, ये C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में भी इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर CO ग्रुप, केवल इतनी की बात करेंगे हम, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। ऐसा ही कुछ कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी दिखता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, तो आप कहोगे कि सर ये कीटोन तो है लेकिन ये एल्डिहाइड जैसा ही दिख रहा है। आप देखिए ये दोनों उंगलियां जो मेरी हैं, ये दोनों लगभग सेम दिख रही हैं, तो ये क्या हो गया सर, एल्डिहाइड। ये वाला एल्डिहाइड क्यों नहीं है, या ये वाला कीटोन क्यों नहीं है, ये भी तो कीटोन जैसा ही दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O। कीटोन को पहचानने की सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कीटोन की खासियत ये होती है कि इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन आएंगे, इधर भी कार्बन रहेगा इधर भी कार्बन रहेगा, तो वो कीटोन होगा। लेकिन एक तरफ भी हाइड्रोजन आ गया, एक भी तरफ हाइड्रोजन आ गया तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि कीटोन में दोनों तरफ का कार्बन होना जरूरी है, दोनों तरफ कार्बोनिल
के पड़ोस में दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, लेकिन एल्डिहाइड के किसी एक तरफ भी हाइड्रोजन हो गया, दोनों तरफ भी हाइड्रोजन हो सकता है, वो सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन उसको मिथेनॉल भी कहते हैं, लेकिन अगर एक तरफ भी कार्बन हो गया तो वो आपका एल्डिहाइड की कैटेगरी में जाएगा। यहां पर कीटोन में दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है। तो आपने एल्डिहाइड देख लिया, कीटोन देख लिया, चौथा आप अभी अभी एक फंक्शनल ग्रुप आपने देखा है, ये मैं आपसे बात कर ही चुका हूं कि ये आपका हेलोजन है, ये हेलोएल्केन है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है आपका। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है मैं आपको बताऊं, अगले फंक्शनल ग्रुप का हम नाम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी मैं इसका नॉमेनक्लेचर वगैरह की बात नहीं करूंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान ये होती है कि ये ग्रुप इस तरह से दिखाया जाता है, COOH। मान लीजिए यहाँ CH3 है तो CH3-COOH, लेकिन इस CH3 अगर कहीं पे भी CH3COOH लिखा हुआ है तो ये ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। 2 कार्बन की चेन है, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन इस CH3COOH को कई जगह पे ऐसे भी दिखा दिया जाता है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा हूं कि देखिए ध्यान से, बच्चा कहता है कि सर अगर मैं पूछता हूं इसमें कौन सा ग्रुप है, तो वो OH देख के कहता है अल्कोहल ग्रुप है इसमें, और इस ग्रुप को देख के कहता है कीटोन है। सर इसमें अल्कोहल भी है, कीटोन भी नहीं। पहली बात तो कीटोन नहीं होगा। कीटोन की खासियत यह है कि इस कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए। एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है। ये एंटायर एक ग्रुप ही है, ये एंटायर एक ग्रुप ही है, और वो ग्रुप यही दोनों हैं, यही दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, और थोड़ा सा बॉन्ड स्ट्रक्चर में जाएं तो ये भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखने का। उसके बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप जो इसके बाद है वो मैं ले रहा हूं आपका एसिड हैलाइड। वो अगला आपका फंक्शनल ग्रुप है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जरा जानिए। अगर कहीं पर भी COX लिखा हो, इस X का मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है। इस X की जगह इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर कहीं पे COX लिखा हो तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम एसिड हैलाइड आएगा। उसका नाम क्या होगा वो बाद में बात करेंगे। ये एसिड हैलाइड है। इसको लिखने का दूसरा तरीका C+O और यहाँ पे Cl या FBr या I या Fb हो सकता है। तो ये आपने देखा कि अगर ये CO के साथ OH लिखा हुआ है तो ये एंटायर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। लेकिन अगर ये आपका क्या हो, CO के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो ये पूरा का पूरा एसिड हैलाइड कहा जाएगा। जो हमारा अगला ग्रुप है वो ग्रुप है एमाइड। वो ग्रुप है एमाइड। एमाइड की खासियत ये होती है कि इस CO के साथ NH2 दिखता, CONH2 एंटायर, ये पूरा का पूरा, इधर तो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये CONH2 एमाइड ग्रुप है। इसको दिखाने का दूसरा तरीका होता है C+ONH2। ये NH2 होता है। आपको जो बात को क्लियर दिखना चाहिए कि CONH2 क्या होता है। अगला जो हमारा ग्रुप है वो हमारा ग्रुप है एमीन। जरा देखिएगा, अगला जो हमारा ग्रुप है वो हमारा ग्रुप है एमीन, AMINE। तो कहते हो कि कहीं पे NH2 लगा हो तो वो एमीन हो जाता है, कहीं पे केवल और केवल NH2 लगा हो तो वो एमीन हो जाता है। तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे पढ़ाया। आप कहोगे सर ये NH2 लगा तो है, एमीन तो हो गया, लेकिन NH2 नॉर्मल कार्बन से लगना चाहिए, कार्बोनिल वाले कार्बन से नहीं। कार्बोनिल वाले कार्बन से लगेगा तो पूरा एक साथ पढ़ा जाएगा, तब ये CONH2 हो जाएगा, तब ये पूरा का पूरा ये CONH2 हो जाएगा। NH2 अगर लगा है तब वो एमीन होगा, जैसे कि CH3CH2NH2, इसका नाम इथेनामीन होता है। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम कहते हैं अगर केवल NH2 नॉर्मल वाले कार्बन से लगा हो, सैचुरेटेड कार्बन से लगा हो, उस केस में ये एमीन होगा। अदरवाइज ये अगर कार्बोनिल के साथ लगा हुआ है तो ये एमाइड हो जाएगा। ये बात बहुत जानने वाली बात है, समझने वाली बात है। हमारा जो अगला फंक्शनल ग्रुप है, अभी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड सबने देखी। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए 2 आपने एसिडिक ग्रुप ले लिया, मान लीजिए एक एसिड ये ले लिया ये COOH, और इधर से भी दूसरा एसिड ले लिया, मैंने उल्टा करके इसको लिख दिया। तो आप ये जरा देखिए ध्यान से,
इधर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, COOH। इसमें से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं, एनहाइड्राइड कर दूं, तो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे O और ये C डबल बॉन्ड O। कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिखे, कहीं पे आपको कुछ ऐसा दिखे, यानी इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बोनिल ग्रुप है और वो आपस में O से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी चीज को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो आसान है, जैसे मैंने अमीन कहा था, लाइए इसी के पड़ोस में अमीन बता देता हूं। कहीं पे आपको NO2 दिख जाए तो वो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, इसको नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। इसी के साथ आपको एक और फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं हम। तो अगला जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर। यहीं पे ईथर, दो बातें ईथर और ईस्टर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो हम अगले पेज पे करते हैं। तो ईथर और ईस्टर में क्या कंफ्यूज होते हैं, जब कभी भी बात आए ईथर की, तो ईथर का मतलब होता है कि दो कार्बन चेन, आपकी जो दो कार्बन चेन है, दो कार्बन चेन है, वो एक O से टूट रही हो, यानी कि इधर भी कार्बन चेन हो और इधर भी कार्बन चेन हो। यह है आपका ईथर का। कौशल एक एग्जांपल लिख के दिखाइए। फॉर एग्जांपल CH3O CH3, ये आपका ईथर है, ईथर है ये आपका CH3O CH3। तो ये कार्बन की चेन टूटती है O से, तो ये ईथर कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है CH3O CH2 CH3, ऊपर वाला सिमेट्रिकल दिख रहा है, नीचे वाला एसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो ये आपका ईथर का एक कंपाउंड हो गया। तो ईथर आपको समझ में आ गया कि ईथर ऐसा होता है। अब यहीं पड़ोस में जरा ईस्टर भी समझ लीजिए, इसी के पड़ोस में जरा ईस्टर के बारे में बात कर देते हैं। ईस्टर वही है जो आपने क्लास 11th में ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ा है, जिसमें ईस्टर जब कभी भी बनता है तो फ्रूटी स्मेल आती है। अब ईस्टर क्या चीज होती है, जरा देखी जाए ईस्टर क्या चीज होती है। ईस्टर दिखाया जाता है COOR। R का मतलब जब कभी भी R आएगा तो R हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एल्किल ग्रुप को। एल्किल वही जो हमने शुरू में पढ़ा था, जब किसी एल्केन से एक कार्बन निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो एल्किल ग्रुप होता है। तो आपको तो दिखा एक एल्केन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, मैं कार्बन बोल गया, जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्किल ग्रुप बनता है। और वो आपने देखा अभी कि एल्किल ग्रुप इथिल होता है, मिथिल होता है, प्रोपिल होता है, ब्यूटाइल होता है, कैसे कैसे होता है। वीडियो के शुरू में हमने बात करी। तो ईस्टर क्या होता है, ईस्टर तो आपने लिख लिया COOR। इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका जो होता है वो ऐसे होता है, ये तो इधर किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, नॉर्मल कार्बन से, कार्बन चेन से, COO और R। इसको आप एक स्पेसिफिक भी लिख सकते हो, इसको अगर और भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो CO और यहाँ O और कोई एल्किल ग्रुप लिख के दिखा दीजिए CH3। अभी आपका हो गया ईस्टर। तो जब कभी भी ऐसा ग्रुप मिलता है तो ईस्टर होता है। तो आप कहोगे इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें देखिए डायरेक्टली CH3 और या फिर यहाँ पे कोई और इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है, इधर भी एल्किल ग्रुप और इस O के इधर भी एल्किल ग्रुप। मैंने R' लिख दिया, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप। और यहाँ पे क्या हुआ, इधर एल्किल ग्रुप है, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, कोई एल्किल ग्रुप ही जुड़ा होगा, उससे COOR, ये दूसरा एल्किल ग्रुप है, सेम भी हो सकता है। तो COOR जब ऐसा दिखेगा तो इसको हम ईस्टर कहेंगे। तो आपने जो फंक्शनल ग्रुप जाने, एल्कीन एल्काइन, आप फंक्शनल ग्रुप जानते ही थे। आपने एल्कोहल जाना, आपने ईथर जाना, आपने हेलोएल्केन जाना, आपने एल्डिहाइड जाना, आपने कीटोन जाना, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जाना, आपने एसिड एनहाइड्राइड जाना, आपने एसिड हैलाइड जाना, आपने एमाइड जाना, आपने नाइट्रो जाना, आपने ईस्टर जाना, आपने ईथर जाना और एमीन भी जाना। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है आपको समझ में आए होंगे अब तक। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपने देखा। फंक्शनल ग्रुप को जब कभी भी नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ रूल्स की बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के, कि फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखा जाए। तो जो रूल्स आएंगे, रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जब हम नाम लिखने जाते हैं तो जो सबसे पहला रूल होता है वो ये होता है कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है। शर्त क्या होनी चाहिए, शर्त यह होनी चाहिए कि अगर कहीं पे अनसैचुरेटेड बॉन्ड है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो
आपकी उस लंबी चेन में वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए। अगर नहीं आए तो आप कहोगे अगर नहीं आए तो वो रॉन्ग होगा। आपकी लंबी चेन भले ही लंबी उससे और भी कोई बन रही हो, पहले तो आप सबसे पहले खोजेंगे सबसे लंबी चेन, लेकिन अगर आपकी वो लंबी चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहे हैं तो आपको अपनी लंबी चेन को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको लंबा चेन चुनना है कार्बन का और उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होना मैंडेटरी है। दूसरी शर्त यह है कि क्या सर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तब क्या होगा? अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हम कैसे लेंगे, चेन क्या लेंगे? तब भी हम कोशिश करेंगे लॉन्गेस्ट चेन लें, लेकिन उस लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन जरूर होना चाहिए जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कहा सबसे पहला रूल तो हमारा यह है कि वी आर सपोज टू सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है? अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो चेन में हमारे जरूर होना चाहिए, भले ही लंबी चेन ना बन रही हो। मैं एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा। तीसरी बात कि अगर फंक्शनल ग्रुप भी हो तब क्या करेंगे? तो फंक्शनल ग्रुप में वो कार्बन जरूर आपकी लॉन्गेस्ट चेन में होना चाहिए जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है या जिससे वो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो जरा एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहला रूल आपका क्या हो गया? पहला रूल ये हो गया, सेलेक्ट what I should write? Select select longest continuous chain of carbon. I need not to mention again and again that you should keep your copy and pens ready and write along with me. Select longest continuous chain of carbon atoms comprising double bond and triple bond if available। अगर है तो वो जरूर होने चाहिए if available, और कार्बन attached to functional group। किसी को लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही होगी तो एग्जाम्पल से चीजें मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन की बात करता हूं कि मान लीजिए आपका जो कार्बन है वो कुछ इस तरह से है कि आपका कार्बन इस तरह से दिया हुआ है। आपका जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3 दिया हुआ है। तो आपको सबसे लंबी चेन अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सबसे लंबी चेन यही सीधी वाली दिखेगी। अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाते हो 1 2 3 4 5 तो 5 ही चेन आती है। यानी इसके सिलेक्शन में जो सबसे लंबी चेन बन रही है वो आपकी ये बन रही है, यानी ये पेरेंट चेन बन गई है आपकी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं इसके पड़ोस में। अगर आपका कंपाउंड कुछ ऐसा है CH3 C CH2 CH2 CH3 और आपके साथ यहाँ पे है CH2 CH3 और आपके साथ यहाँ पे है CH2 CH2 CH3। अब सवाल ये उठता है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अगर मैं सीधे सीधे जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 चेन आएगी। इधर से जाऊंगा तो 1 2 3 4 5 6 चेन आई, बढ़िया है। अगर हम ऐसे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगी। तो सबसे जो लंबी चेन बन रही है वो सबसे लंबी चेन ये वाली बन रही है। अगर आप देखोगे तो सबसे लंबी चेन आपको ये वाली मिलेगी। जो मेन चेन में नहीं आते हैं उनको कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया। अगर ये फंक्शनल ग्रुप होगा तब इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं कहेंगे। अगर कोई एल्किल मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा तो इनको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के नाम से ये
जाने जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे लंबी चेन किस तरीके से लेनी है, सबसे लंबी चेन किस तरह से लेनी है। सवाल ये भी उठता है कि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया तो कैसे आप लोगे। जैसे कि अगला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने बात करी थी, मान लीजिए आपकी जो चेन है वो ये है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3, और आपकी मैंने इस तरह से बॉन्डिंग कर दी, जहां CH लिखा है यहीं से होगी बॉन्डिंग, क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन है तो यहीं से ब्रांचिंग भी होगी, और मैंने इसको ये कंपाउंड एक ले लिया। मैं इसी कंपाउंड को दोबारा लिख लेता हूं, मान लीजिए मैं दोबारा लिख लेता हूं इसी कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को दोबारा लिख लेता हूं, CH3 CH2, या लिखने की जरूरत नहीं है। इस कंपाउंड में जो कार्बन है वो 1 2 3 4 5 6, कार्बन यहां से 6 आए। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 6 इधर भी आ गए। तो मैं इधर से लूं या इधर से लूं, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि मुझे इधर भी जाना पड़ा, इधर अगर मैंने ये ले ली होती तो ये रॉन्ग होती। क्यों रॉन्ग होती? मैंने कहा था मेरी मेन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। इसका मतलब जो मेरी चेन होगी वो ये चेन मेरी, ये मेरी चेन होगी जो करेक्ट होगी। क्यों करेक्ट होगी? क्योंकि आपकी चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने ही चाहिए। भले ही ये मान लीजिए कार्बन, और भी कार्बन होता है यहां पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां कार्बन का एक और आगे बढ़ भी गया होता तो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भले ही उससे लंबी चेन आपको मिल रही हो, लेकिन आपके सिलेक्शन में लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना ही चाहिए। तो एक बात तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको जरा सा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दूं कि मान लीजिए कि आपका फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, और आपके पास जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा है कि CH3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका है वो कुछ ऐसा है, जो मैंने ये आपके स्क्रीन पे लिखा, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है साहब। ये आपका कंपाउंड है जिसमें ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप है। तो आप देख रहे हो कि हम सबसे लंबी चेन ले लें तो सबसे लंबी चेन ले लें तो सबसे लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर 1 2 3 4 5 6 है। इधर चलते हैं तो 1 2 3 4 5 ही हुए, इधर चलते हैं तो 4 ही हुए, तो इधर 6 इधर 5। तो अगर हम ये ले लेते हैं तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अगर हम सीधी वाली ले लें तो 6 भले आ रहे हैं, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा था कि वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो चेन में होना ही चाहिए, भले ही लंबी चेन ना बन रही हो। तो आपकी जो लंबी चेन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से आपकी सबसे लंबी चेन बनेगी। तो लंबी चेन सेलेक्ट करने का जो पर्पस मैंने बताया आपको वो यही है कि सबसे लंबी चेन, पहली बात तो सबसे लंबी चेन होनी चाहिए, लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो भले ही लंबी चेन वाला रूल वायलेट हो रहा हो, लेकिन तब ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में जरूर, मेन चेन में जरूर होने चाहिए, भले ही लंबी चेन वाला रूल कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा हो। दूसरी बात, अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं लगा हुआ है तो वो कार्बन आपकी मेन चेन में जरूर आना चाहिए जहां पर वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है। तो जो हमारा पहला रूल हुआ वो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, वो आपको क्लियर हुआ कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसे करना है। अब जो बात है वो बात आती है नंबरिंग की, कि आपको नंबरिंग ऑफ कार्बन, आपको किस तरह से नंबरिंग ऑफ कार्बन करनी है वो देखना है, कि नंबरिंग कैसे करनी है उसका देखना है। तो जब हम नंबरिंग करते हैं, दूसरा कि नंबरिंग इस तरह से करनी है कि जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो या ब्रांचिंग नजदीक हो, मैंने कहा कि जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, तो दूसरा जो स्टेप है वो है नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। जो आपने सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की है उसमें नंबरिंग किस तरह से करनी है। हम पीछे भी जाएंगे, पीछे भी देखेंगे कि नंबरिंग कैसे करनी है और एक एक करेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो नंबरिंग, जब भी कोई चेन होगी तो उसके 2 सिरे होंगे, या तो ये सिरा होगा या तो ये सिरा होगा, या तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी या तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, या तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी या तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी, या तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी और या तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी। तो नंबरिंग किस एंड से शुरू की जाए उसकी बात आती है। मान लीजिए इसमें हम जाते हैं, तो मैंने कहा जिधर से ये ब्रांचिंग नजदीक पड़े, तो यहां पे देखिए फर्स्ट 1 2 3 थर्ड पे ही ब्रांचिंग आ गई, और यहां पे 1 2 3 4 इधर से चौथे पे ब्रांचिंग आ रही है। तो जो नजदीक पड़ रही है हम वहां से चलेंगे और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5
6। यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से होगी। यहाँ पे जरा देखते हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई 1 2 3 4, चौथे में ब्रांचिंग आ गई, इधर भी ब्रांचिंग आ गई 1 2 3 4। अब साहब देखिए, इधर भी चौथे में ब्रांचिंग आ गई, इधर भी चौथे, चूंकि एक ही कार्बन पे दो चीजें हैं, तो आप नंबरिंग इधर से करोगे कि इधर से करोगे, तो किधर से भी कर सकते हो। नंबरिंग आपकी इधर से भी हो जाएगी या इधर से भी हो जाएगी। एक मैं थोड़ा सा फंसाने वाला एग्जाम्पल भी लूंगा, नंबरिंग आपकी 1 2 3 4 इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है। इस केस में नंबरिंग उस एंड से नजदीक होगी जहां जिस सिरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ रहे हो, पहले पड़ रहे हो, जहां जिस सिरे के नजदीक पड़ रहे हो वहां से नंबरिंग होगी। यानी यहां पे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 होगी। यहां पे नंबरिंग किधर से होगी, यहां पे नंबरिंग उस कार्बन को 1 मिलेगा जिसने फंक्शनल ग्रुप से अटैचमेंट रखा है, जिसने फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर रखा है, या तो उस कार्बन को 1 मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि उस फंक्शनल ग्रुप में खुद कार्बन हो। अगर मान लीजिए यहां पे CHO होता तो CHO एल्डिहाइड होता है, और बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास खुद का कार्बन है, तो उनके कार्बन को ही नंबर 1 दिया जाएगा। यानी कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन नहीं है तो उसके वो जिससे अटैच है उस वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, नहीं तो उस वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा जिससे जो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन किया हुआ। तो इस केस में जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी, और नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स भी चीजें देख लेते हैं कि सर अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबरिंग देखते हैं तो नंबरिंग किस तरह से होगी, वो भी देख लेते हैं कि अलग अलग चीजों से नंबरिंग अगर होती है, बिगड़ती है, तो कैसे बनेगी। मान लीजिए दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं, और आपका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल से ही समझ में आया। तो नंबरिंग आपने कहा कि उस एंड से नजदीक होगी जिधर से ब्रांचिंग हो रही हो, मैंने ये कहा जिधर से ब्रांचिंग हो रही हो। तो मान लीजिए आपका एक ग्रुप फंसा, सिंपल सा ले रहा हूं, और आपका ये बचा CH3 CH3 और CH3, और यहां पे आ गया CH2, और यहां पे आ गया CH, और ये आपका आ गया CH3। कहीं पे रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन अगर ये रूल्स नहीं पता होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब अगर मैं इधर सबसे लंबी चेन, तो आपको पता ही चल गई, कोई भी 5 1 2 3 4 5 ये भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 ये भी ले सकते हैं। कहीं फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आसानी के लिए सीधी वाली चेन सबसे पहले ले ली। अब नंबरिंग या तो इधर से होगी या तो इधर से होगी। अब इधर से भी सेकंड पे ब्रांच पड़ रहा है, इधर से भी सेकंड पे ब्रांच पड़ रहा है, लेकिन नंबरिंग उधर से होगी जहां से ज्यादा ब्रांचिंग हुई होगी। जो ज्यादा ब्रांचिंग वाली है वो सक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग है, यहाँ पे सिंगल ब्रांचिंग है, तो ऑफ कोर्स नंबरिंग जो होगी वो यहीं से हो जाएगी, और नंबर आएंगे 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे नंबरिंग हो गई आपकी। ये बात जानने वाली बात है कि ये नंबरिंग इस तरह से, अगर ये नंबरिंग इधर से होती तो वो रॉन्ग होती, क्योंकि इधर से डबल ब्रांचिंग जो ज्यादा ब्रांचिंग है ये नजदीक हुई है। अगर हम मान लीजिए ये करेक्ट है आपका, मैं इसको एक लोवेस्ट सम रूल भी है, उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं। मान लीजिए यही चीज आपकी यहां होती कि CH3 CH3 और यहां पे भी CH3 CH2 CH3 और इधर आपका होता CH3, और आपने ये लंबी वाली चेन चुनने के बाद नंबरिंग उधर से कर दी होती, नंबरिंग आपने इधर से कर दी होती 1 2 3 4 और 5। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है कि जहां जहां ब्रांचिंग हो रही है उनको जोड़ डालो। तो एक 2 पे हो रही है, एक 4 पे, तो 2 पे कितनी बार, 2 बार, तो आप जोड़ डालो 2 + 2 2 + 2 + 4। तो ये जो सम आया वो आपका 8 आया। यहां पे अगर आप जोड़ोगे तो 4th पे 2 बार है, 4 + 4, और फिर सेकंड पे ब्रांचिंग एक बार है 2, तो ये आ गया 10। तो जो लोवेस्ट है वो 8 है, इसको कहते हैं लोवेस्ट सम रूल। या तो आप इधर से करोगे या तो इधर से करोगे। ये लोकेंट्स की पोजीशन ऑफ लोकेंट्स जोड़ डालिए, पोजीशन ऑफ लोकेंट्स जोड़ डालिए, और लोकेंट्स की पोजीशन जहां पे मिनिमम होगी वो आपको सही नंबरिंग देगा। इसका मतलब ये वाली जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, क्योंकि लोकेंट्स की पोजीशन सम करने के बाद यहां पे जो सम आया वो इससे ज्यादा था। तो ये इतना हम लंबा नहीं जाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट ये कहता है कि जिधर से ब्रांचिंग नजदीक पड़ रही हो या जिधर से ज्यादा ब्रांचिंग नजदीक पड़ रही हो उसको पोजीशन लेंगे। एक और कभी कभी दुविधा आती है, दुविधा
ऐसे आती है, हम इस तरह से बात कर सकते हैं। ज्यादा ब्रांचिंग कम ब्रांचिंग वाला फॉर्मूला कहां पे वायलेट होता है, किस तरह से हम बात करते हैं कि कहां पे बात किधर से ब्रांचिंग करें तो सही है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक कंपाउंड मैं लिख रहा हूं, मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूं, जरा उसको देखिएगा समझने के लिए। CH3C और यहां भी ब्रांचिंग हो गई CH3 और यहां भी ब्रांचिंग हो गई CH3, और इस तरह से CH2 CH CH2 और CH3 इस तरह से हो गई। और आपकी बात आ गई यहां पे एक और ब्रांच है, यहां पे CH2 और CH3। तो सबसे लंबी चेन तो आपको यही दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। तो चलिए मैंने सबसे लंबी चेन ले ली, मेरी सबसे लंबी चेन ये है, मैं सीधे नंबरिंग कर रहा हूं। मेरी नंबरिंग या तो इधर से होगी और या तो इधर से होगी। आप बताइए किधर से होगी? तो सम ऑफ लोकेंड्स के हिसाब से नंबरिंग तो इधर से होगी, नंबरिंग तो इधर से होगी ना। क्यों? क्योंकि 2 पे जो है वो 2 पे 2 बार है, तो नंबरिंग मेरी सबसे लंबी चेन हो गई और नंबरिंग मेरी यहां से होगी। बिल्कुल सही बात है। कई लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि 2 पे 2 बार कार्बन लगा है और यहां से करने पे, क्योंकि नजदीक तो है ही है, मान लीजिए वो अगर ये सेकंड पे ही ये लगा होता तो C2CH3 सेकंड पे ही लगा होता तो तब भी हम प्रायोरिटी इसको देते, क्योंकि वहां लोकेंड तो एक ही है ना। ये मत समझ जाइएगा कोई बड़ा ग्रुप कहीं लग जाए तो उससे मतलब नहीं है, वहां पे लोकेंड्स का मतलब है कि किस तरह से हम नंबरिंग चूज करेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि चेन लेना और नंबरिंग करना। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे वो किस तरह से एग्जाम्पल लेंगे जरा देखते हैं। कि एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखेंगे कि नंबरिंग हमें कार्बन चेन की करनी है, तो वो उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, बस उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा वो तो बात की बात है, उसकी हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो वो हमारा कंपाउंड है, हमारा कंपाउंड ये है CH3, इससे एक ब्रांच ऊपर गई CH3 और यहां पे CH2 और CH3 मैं एक और लगा देता हूं, साथ में यहां पे मैं CH और NH2 लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं NH2, ये देखिए एमीन ग्रुप लग गया इसके साथ, फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे CH2 और CH3 लिख देता हूँ। तो जरा देखिए आप कहोगे सबसे लंबी चेन सर 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी चेन इधर से ये हो जाएगी, तो लंबी चेन में तो कोई दुविधा है ही नहीं। सबसे लंबी चेन आपने सेलेक्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है, सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग की दिक्कत ना आए तो आप कहोगे या तो नंबरिंग इधर से होगी या तो नंबरिंग इधर से होगी। सर यहाँ पर तीसरे पे ब्रांचिंग हो रही है और यहाँ पे भी तीसरे पे ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन 2 बार हो रही है, तो आप कहोगे सर यहां से कर लेंगे। नहीं, ऐसे केसेस में जब कोई फंक्शनल ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आपने कहा वो जिस कार्बन से अटैच है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तब ब्रांचिंग प्रायोरिटी नहीं लेगा। अगर फंक्शनल ग्रुप विल कम्स इन प्ले इन द मॉलिक्यूल, देन द होल focus will be towards what? Where? Towards functional group. This functional group is attached to this carbon. Now we have to see if this carbon is more closer to this end or that end. So this end will come 1 2 3, and अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो of course you know very well, तो नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 6, ये आपकी नंबरिंग होगी। मुझे लगता है कि आपको नंबरिंग की चीजें क्लियर हो गई हैं। जब बेटा नंबरिंग हो जाए, तो नंबरिंग की बाद की जो स्थिति होती है वो क्या करनी है? नंबरिंग के बाद हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। हम जितने मैंने एग्जांपल ये आपको नंबरिंग में लिख के दिखाए, मैं चलिए इन्हीं पे नॉमेनक्लेचर लिखना शुरू करता हूं। तो नॉमेनक्लेचर लिखने का जो सबसे पहला तरीका ये है कि नॉमेनक्लेचर जब कभी भी लिखते हैं तो ये आप समझिए कि लोकेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि 6 कार्बन की चेन है, इसका मतलब ये हेक्स अगर हम लिख देंगे, कहीं पे भी हम हेक्स लिख देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 6 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है कि थर्ड पोजीशन पे मिथिल लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे मिथिल लगा हुआ है और ये हेक्स है, और कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं हुई है, तो सॉरी कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, यानी एन है। तो इसका नाम जो होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम जो होगा वो होगा 3। लोकेशन पहले लिखिए, 3 पे मिथिल है, तो 3 नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश लगाना है, और जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल होगा। तो आपको लिखना है 3 मिथिल, क्या लिखना है 3 मिथिल,
और अब एक स्पेस देकर के उसका पूरा नाम लिखना है। तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथिल हेक्सेन। ये 3 मिथिल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अब अगर आपको इसका नाम लिखना है, ये जो आपको ऊपर जो कंपाउंड दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आपने ऐसे टेढ़ा सा एक कंपाउंड लिया था, और इसका क्या नाम होगा? अब आपको नंबरिंग तो पता ही चल गई है कि नंबरिंग किधर से हो गया, हो चुका है। 4 पे इथिल भी है, 4 पे इथिल भी है, 4 पे मिथिल भी है, तो नाम किसका लिखा जाएगा? 4 पे ही इथिल है, 4 पे ही मिथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा। अब 4 मिथिल पहले लिखेंगे कि 4 इथिल पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसका नाम पहले होगा। तो 4 फिर डैश, कौन साहब? इथिल। सबसे पहले 4 डैश इथिल, पहला कैपिटल लेटर, 4 डैश इथिल, फिर 4 डैश मिथिल, अब स्मॉल, 4 डैश मिथिल। अब बिना स्पेस के आपको लिखना है, यहां भी स्पेस देने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी, यहां पे स्पेस देने की जरूरत नहीं है। अब ये कितने कार्बन की चेन हो गई? ये कितने कार्बन की चेन हो गई? 1 2 3 4 5 6, और यहां 5 लिख दिया मैंने, यहां 7 आएगा ना, तो ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी 4 मिथिल हेप्टेन। क्या नाम हो जाएगा? 4 मिथिल हेप्टेन, 4 मिथिल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। अब हम इसका नाम ढूंढते हैं, क्या नाम होगा इसका? आप कहते कि अगर ये नहीं होता तो 6 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे ईन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ब्यूट 1 इन, सॉरी हेक्स 1 इन, आई एम सॉरी, 6 कार्बन तो हेक्स 1 इन। लेकिन 3 पे आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गया है, तो उसकी लोकेशन पहले देनी है। 3 पे कौन आया? इथिल आया, 3 पे आया इथिल, और 3 पे इथिल आया, और अब ये हो गया 3 इथिल हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन, या हेक्सीन भी लिख सकते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हेक्सीन लिखा है तो इसका मतलब इन की पोजीशन पहले कार्बन पे ही है। तो 3 इथिल हेक्सीन हेक्स 1 इन, या इसका नाम 3 इथिल हेक्सीन भी लिखा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कम टू दिस पॉइंट। अब आपको पता है सेकेंड पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, फर्स्ट पे ऑल लगा है, तो मैंने कहा कि फर्स्ट की लोकेशन नहीं दिखाने की जरूरत होती है, जरूरत ही नहीं है, जरूरी नहीं है। तो आप कहोगे सेकेंड पे कौन है? फिर से वही है, सेकेंड पे इथिल है साहब, और अब ये पेंटेनॉल है। अगर कहीं बीच में होता तो हम लिखते पेंट 3 ऑल, पेंट 4 ऑल, और मैंने फिर से कहा है अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश लगाना, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। इसका नाम होगा 2 इथिल पेंटेनॉल। तो ये हो गया आपका दूसरा कंपाउंड। अगला कंपाउंड, हम अगले के नाम लिखते हैं। अगला का नाम आपको दिख रहा है, ये जो है आपका 2 पे 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, 5 कार्बन है तो पेंटेन होना, पेंटेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन 2 पे 2 बार लगे हुए हैं, तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2-2, 2-2, 2 पे 2 कौन? 2 पे 2 बार कौन? मिथिल। अब मिथिल 2 बार है तो डाई मिथिल, 2 डाई व्हाट? मिथिल। अब आगे क्या होगा? 2 डाई मिथिल, पहला लेटर कैपिटल, यहां डैश लगेगा। अब ये पेंटेन है तो 2 डाई मिथिल पेंटेन इसका नाम होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये नाम क्या होगा। तो 2 पे मिथिल है, और अच्छा ये 4 पे भी आप देखो जरा ध्यान से, ये छूट गया मुझसे, 4 पे भी मिथिल दिख रहा है, तो हम इसको नया इसका नाम लिखेंगे। चलिए, ये थोड़ी सी गलती हो गई कि 2 पे है, 2 पे है, और मिथिल 4 पे भी है, 2 4, और अब कितनी बार मिथिल है? ट्राई मिथिल, 2 ट्राई मिथिल, और इस पूरे का नाम पेंटेन, 2 ट्राई मिथिल पेंटेन। वैसे इसका नाम अगर ये वाला CH3 ग्रुप नहीं होता, ये छूट गया था मुझसे, तो इसका नाम होता 2 डाईमिथिल पेंटेन। ठीक है ना, 2 डाईमिथिल पेंटेन। अब सर इसका नाम बताइए क्या होगा? इसका नाम देखिए, 2 पे 2 बार मिथिल आ गया, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, और एक ये C2H3 है। तो आप कहोगे कि मिथिल 2 बार, अच्छी बात है, डाईमिथिल होगा, लेकिन चौथे पे इथिल है। अब इथिल को पहले दें कि मिथिल को? डाई और ट्राई से वो अल्फाबेट में कोई असर नहीं करता, डाई और ट्राई अल्फाबेट में कुछ असर नहीं करता। तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, 4 पे आ गया इथिल, तो 4 डैश हमने डाल दिया इथिल, 4 डैश इथिल डैश। अब 2 बार सेकेंड पोजीशन पे 2 क्या? डाई मिथिल, 2 डाई METHYL, 2 डाई मिथिल, 2 डाई मिथिल
फिर से 4 पे कौन है, इथाइल है, और 2 पे 2 बार 2 डाई मिथिल, पूरा क्या, हेक्सेन। तो इसका नाम हो जाएगा ये, मैं इसको क्लियर से एक बार और लिख देता हूं, इसका नाम है 4 इथिल 2 डाई मिथिल 2 डाई मिथिल हेक्सेन, इसका नाम ये है। तो इस तरह से आपको लोकेशन का नाम इस तरह से देना है कि इस तरह से आपको लोकेशन का नाम देना है। अब बात आती है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप कहीं पे आ गए तो, या अनसैचुरेटेड करते हैं, चलिए कि अगर कहीं पे अनसैचुरेटेड ग्रुप आ गए तब क्या करेंगे, किसी जगह पर अनसैचुरेटेड कार्बन आ गए और वो कहीं बीच में पड़ते हैं, नॉमेनक्लेचर हम बात करने जा रहे हैं उस समय की जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आ जाएं। तो मैंने आपसे बताया ही है कि अनसैचुरेटेड आ जाएं तो वो मेन कार्बन चेन में होने ही चाहिए। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं कि कैसे हो जाएंगे वो, उसका नाम क्या हो जाएगा। मान लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, मान लीजिए आपका कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अरे वाह, यहां पर तो दो कार्बन आ गए। अगर दो कार्बन दो डबल बॉन्ड आ गए तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें तो लॉन्गेस्ट चेन की बात ही नहीं है। अब बात है नंबरिंग की, नंबरिंग किधर से आप करेंगे, नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। हाँ, एक बात पूछी जा सकती है कि अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तब क्या करेंगे सर। अगर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो वो एंड देखते हैं, वो वहां भी लोकेंड्स की बात होती है, वहां पे कोई प्रायोरिटी की बात नहीं करते हैं हम, वहां पे भी हम देखते हैं वो एंड कौन सा नजदीक है उसकी बात करेंगे। खैर, यहां पे नंबरिंग आएगी 1 2 3 4 और ये 5 नंबरिंग हो गई। इस केस में ईन 2 बार है, यानी ये डाई ईन है, 2 बार ईन है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कितने कार्बन की चेन है, 5, तो आप लिखोगे पेंटा। पेंटेन का Ne हटाएंगे, पेंटा के बाद क्या है, 1 पे और 3 पे, देखिए 1 पे डबल बॉन्ड है और इधर चलिए 3rd पे डबल बॉन्ड है, तो डैश 1,3 डैश क्या, डाईईन। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,3 डाईईन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, एक और कंपाउंड लिखते हैं यहां पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पे भी ये वाला कार्बन जो है वो ज्यादा नजदीक है किसके, ट्रिपल बॉन्ड के। तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, फटाफट करना है इसको, बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है। और अगर इतना कर दिया तो आपने कहा कि यहां पे भी आइन 2 बार है, अच्छी बात है 2 बार है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे हेक्सा डैश 1 पे और 4 पे 2 बार 1 4 डाई कौन, आइन 1 4 डाई आइन, इसका नाम हो जाएगा। चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी हो। तो डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसमें यह नहीं देखना है कि प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, नॉमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, लेकिन नंबरिंग के केस में लोकेशन देखी जाती है। तो लोकेशन इधर से ट्रिपल बॉन्ड की, यहां पे लोकेशन में ही ये माने रखेगा, तो नंबरिंग इधर से होगी इधर से नहीं होगी, 1 2 3 4 और 5। ये बात तो क्लियर आ गई। अब अगर ये बात क्लियर आ गई तो कैसे करेंगे जरा सोचिए। अगर इसका सोचिए, इसका एक्चुअली डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, आप आगे पाएंगे। लेकिन अगर मैंने ये किया होता और वो जो सम ऑफ लोकेंट्स वाला रूल है अपना, उसको देखा होता तो क्या आता, जरा देखिए ध्यान से। मैंने नंबरिंग मान लीजिए यहां से कर दी 1 2 3 4 और 5। तो यहां पे लोकेशन सेकंड 2 पे एक बार और यहां पे 5 पे एक बार, तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, सॉरी 4 पे एक बार, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, यहां 6 आ गया। 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे 6 आ गया। यहां पे क्या है, 1 पे है और 3 पे है, यहां पे 1 और 3 पे, तो यहां 4 आ रहा है। ये लोकेशन की वजह से ये वाली बात आ रही है कि ये लोकेंट्स की वजह से ये नंबरिंग सही है और ये वाली जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग 1। तो आपने कहा कि ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। अब नंबरिंग तो करेक्ट हो गई, नाम क्या होगा साहब इसका, नाम जरा देखते हैं। तो आपने देखा कि 1 पे आइन है और 3 पे ईन है, 1 पे आइन है
और 3 पे इन है, तो क्या लिखेंगे इसको? तो पहले तो आप पेंट लिख दीजिए। आप फिर से कहोगे सर पेंटा लिखेंगे कि पेंट लिखेंगे, ये क्लियर करिए। आप पेंटा लिखेंगे या पेंट लिखेंगे? तो आप प्रीफरेबली पेंट लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, पेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे पेंट 1,3 डाइन, दिस इज करेक्ट। जैसे पेंटाडाइन वर्ड होता है, हेक्साडाइन वर्ड होता है, लेकिन यहां पे जब मल्टीपल हो तो पेंट लिखिए। पेंट इज करेक्ट वन, एग्जैक्टली पेंट। अब लोकेशन में जो आप कहते हो, यहां पे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये इन है, ये आइन है, इन है और आइन है, तो ई वर्ड पहले आता है, तो आपको पहले पोजीशन किसकी लिखनी पड़ेगी? आपको पोजीशन पहले इन की लिखनी पड़ेगी। जहां पे इन की पोजीशन है वो पहले लिखनी पड़ेगी। तो पेंट के बाद 3 इन, क्योंकि इन पहले आता है, 3 डैश इन डैश 1 आइन। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो नॉमेनक्लेचर आपको समझ में आया, मुझे लगता है कि नॉमेनक्लेचर आपको अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या इस तरह से हो तो किस तरह से आपको नॉमेनक्लेचर करना है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हो भी गई होगी। अब बात आती है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा यहां के देखने के बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे टॉपिक का मेन कंटेंट है, हमारे सिलेबस का मेन कंटेंट हमें फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं, तो उसकी नॉमेनक्लेचर जरूर आनी चाहिए। अभी तक आपने देखा जो बेसिक्स था, हम और भी देखेंगे कि अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप होंगे तो किस तरह से नॉमेनक्लेचर होगा, अगर डबल फंक्शनल ग्रुप होंगे तो कैसा नॉमेनक्लेचर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी अगली वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर का। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।